Now let's take this question. Two balls having density rho are suspended from a common point with a string of equal length. Both the balls have equal masses and charge and both make an angle theta with the vertical. Now both are immersed in a liquid. As a result, theta does not change. Density of liquid is sigma. Find the dielectric constant of the liquid. तो पहले हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है हम देख लेते हैं. कॉमन पॉइंट मान लिया P, यहाँ से दो स्ट्रिंग सबस्टेंड कर ली. अब इनकी बॉल्स की डेंसिटी रो है, मास m मान लिया और एक चार्ज q है. दोनों बॉल्स आइडेंटिकल है. अब एक हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाला लिक्विड ले लिया. अब इन बॉल्स को अगर इसमें इमर्स कर दिया हमने तो एंगल जो थीटा है वो चेंज ही नहीं हो रहा है. तो हमें फाइंड क्या करना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम इनिशियल कंडीशन ले लेते हैं. इनिशियल कंडीशन में बॉल पे नीचे क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा. एक यहाँ रिपल्सिव फोर्स Fc लग रहा होगा और एक यहाँ टेंशन लग रहा होगा. अब टेंशन होता है अलोंग द स्ट्रिंग, तो इसका जो वर्टिकल के साथ एंगल होगा वो भी होगा थीटा. तो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, t cos थीटा, और यहाँ लग रहा होगा हमारा t sin थीटा. तो इन सब से हमें क्या पता चलता है, t sin of theta is equal to Fc and t cos of theta is equal to mg. तो इन दोनों से हम क्या लिख सकते हैं, tan of theta is equal to Fc अपॉन mg. अब आफ्टर की कंडीशन देखते हैं. आफ्टर की कंडीशन में नीचे क्या लग रहा होगा, mg तो लग ही रहा होगा. यहाँ एक लग रहा होगा Fc अपॉन k, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है. अब यहाँ जो हमारे फोर्स है, एक होगा t डैश साइन थीटा और एक होगा t डैश कॉस थीटा. अब एक ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा होगा Fb, बॉयंट फोर्स, क्योंकि लिक्विड की वजह से जो बॉल पे फोर्स लगेगा वो होगा बॉयंट ऊपर. तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, t डैश साइन थीटा इज इक्वल टू Fc अपॉन k और t डैश कॉस थीटा इज इक्वल टू mg माइनस Fb. अब हम mg को क्या लिख सकते हैं, रो हमें गिवन है, तो रो Vg और V क्या है, वॉल्यूम ऑफ बॉल. तो हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों से अभी हमें क्या मिलेगा, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू Fc बाय k mg माइनस Fb. और Fb की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा Vg. तो हम इससे आगे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, Fc अपॉन k इंटू रो Vg माइनस सिग्मा Vg. तो हम इसको आगे लिख सकते हैं Fc अपॉन k Vg इंटू रो माइनस सिग्मा. ठीक है. तो अब हमने इससे जो tan थीटा मिला और जो इससे tan थीटा मिला वो इक्वल होने चाहिए, क्योंकि एंगल जो सब्सटेंड किया गया है वो इक्वल ही है दोनों कंडीशन में. तो हम क्या लिख सकते हैं, Fc अपॉन रो Vg, mg को हमने रो Vg से सब्स्टिट्यूट कर दिया, दैट इज इक्वल टू Fc अपॉन k रो माइनस सिग्मा इंटू Vg. अब यहाँ से जो कांस्टेंट है उसे हम काट लेते हैं. तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 अपॉन रो इज इक्वल टू 1 अपॉन के रो माइनस सिग्मा. तो हम इससे k की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू रो अपॉन रो माइनस सिग्मा. ये हो जाएगा हमारा आंसर. नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन. Two particles A and B, each having charge Q, are placed at a distance d apart. Where should the particle Q dash be placed on perpendicular bisector of AB so that it experiences maximum force, and find magnitude of the force. तो हमें क्या दिया है कि एक लाइन है, इस पे दो पार्टिकल रखे गए हैं Q चार्ज वाले. अब इन दोनों का डिस्टेंस हमें कितना दिया है, d. अब हमें कहा गया कि इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पार्टिकल है Q डैश. तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो. ठीक है. अब ये डिस्टेंस मान लेते हैं हम कुछ x है,
तो हमारे पास फोर्स क्या बन जाएगा, तो चलो शुरू करते हैं। हमारे पास फोर्स क्या बन जाएगा, के क्यू डैश क्यू अपॉन, हमारे पास डिस्टेंस क्या है, हमारे पास डिस्टेंस है रूट ओवर डी बाई 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास जो फोर्स में डिस्टेंस लिखने को आएगा वो आएगा डी बाई 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक पार्टिकल की वजह से होगा। सिमिलरली दूसरी पार्टिकल की वजह से होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन इस साइड होगा और इसका डायरेक्शन इस साइड होगा। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा कॉस थीटा, क्योंकि जो थीटा है वो दोनों का सेम होगा क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो अब इनका हम जो रिजल्टेंट होगा वो क्या लिख सकते हैं, 2FC कॉस थीटा। तो इसका रिजल्टेंट क्या लिख सकते हैं, 2Q डैश इंटू Q इंटू K इंटू कॉस ऑफ थीटा अपॉन डी बाई 2 प्लस एक्स, इन दोनों का स्क्वायरिंग। तो अभी कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा हो जाएगा x अपॉन रूट ओवर डी बाई 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा 2K क्यू डैश क्यू अपॉन डी बाई 2 रेज टू पावर 2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, x अपॉन रूट ओवर डी बाई 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम इसका रिजल्टेंट क्या लिख सकते हैं, 2K क्यू डैश क्यू इंटू एक्स अपॉन डी बाई 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। यह हमारा बन गया फोर्स। तो अभी फोर्स के मैक्सिमम होने के लिए क्या होना पड़ेगा, dF अपॉन dx इज इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। तो हम इसके आगे क्या कर सकते हैं, तो F की वैल्यू हो जाएगी F इज इक्वल टू 2K क्यू डैश क्यू एक्स अपॉन डी बाई 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। अब हमें क्या फाइंड करना है, डी एफ अपॉन डी एक्स, और उसे इक्वेट करना है 0 के साथ। तो ये हो जाएगा 2K क्यू डैश क्यू, तो कांस्टेंट ही है तो इसको बाहर रख लेते हैं। अभी इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो हमें क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू डी बाई 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर का होगा 2x और ये होल का होगा 3/2 इंटू डी बाई 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। अब होल डिवाइड बाय डी बाई 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब होगा। अब हमें इसे इक्वेट करना है 0 के साथ, तो हमारा ये कट जाएगा, ये कांस्टेंट भी हट जाएगा। अब ये जो 3/2 और 1/2 है तो हमें इससे क्या मिल जाएगा, डी बाई 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये 2 कैंसल्ड आउट, माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई 2 स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन 8। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, डी बाई 2√2। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू डी बाई 2√2। तो हम इससे अगर फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स क्या लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू K क्यू डैश क्यू इंटू 2 इंटू डी बाई 2√2 अपॉन डी बाई 2 प्लस डी बाई 2√2 इनका स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 इज इक्वल टू 2K क्यू डैश क्यू इंटू डी अपॉन 2√2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर बाय 4, और इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर बाय 8 होल रेज टू पावर 3/2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2K क्यू डैश क्यू
इंटू डी अपॉन 2√2। अब यहाँ पे इसको अगर हम 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दें और उसका एलसीएम ले लें तो ये बन जाएगा 3d² अपॉन 8 रेज़ टू पावर 3/2। हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, 2k⁴ q d अपॉन 2√2 इंटू 8 रेज़ टू पावर 3/2 इंटू 3d² रेज़ टू पावर 3/2। तो हम इसको फर्दर लिख सकते हैं 2k⁴ q d अपॉन 8 रेज़ टू पावर 3/2 क्या हो जाएगा, 2√2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3d² को हम लिख सकते हैं √3d, इसका होल क्यूब। तो हम इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से एक आंसर तो ये 2 बचेगा, 2 इंटू 2√2 का स्क्वायर k⁴ होल डिवाइड बाय ये बन जाएगा 3d² इंटू √3d। तो हम इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा 8, तो इसको हम लिख सकते हैं 16k⁴ d अपॉन 3d² इंटू √3d। अब यहाँ से d से d कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा 16/3√3 k⁴ अपॉन d²। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड आंसर बन जाएगा। Now let's take this question. 3 identical particles of mass m and charge q are suspended from a common point with a string of length l. Particles form an equilateral triangle of side A at equilibrium. Find the charge on particle. Assume L greater than A. तो हमें क्या पता है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ऑफ लेंथ A। इन तीन के जो वर्टेक्स होंगे उस पर एक आइडेंटिकल पार्टिकल्स है ऑफ चार्ज q एंड मास m, ठीक है। अब ये तीनों एक ही कॉमन पॉइंट से सस्पेंडेड है, तो मान लेते हैं कि वो कॉमन पॉइंट है P। अब कॉमन पॉइंट P का अगर हम प्रोजेक्शन लेंगे इस इक्विलेटरल ट्राइंगल पे तो वो बनेगा सेंट्रॉइड पे, और सेंट्रॉइड का वर्टेक्स से डिस्टेंस क्या होगा, a/√3, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन हमारे पास कैसा बनेगा, सबसे पहले तो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका हमें FC कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस पार्टिकल की वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और इस पार्टिकल की वजह से फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। अब इसका एंगल 60 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इनके बीच में भी एंगल 60 डिग्री होगा। अब ये और ये पार्टिकल आइडेंटिकल है, तीनों पार्टिकल, और इनके बीच का डिस्टेंस भी आइडेंटिकल है, तो जो फोर्स लग रहा होगा वो भी आइडेंटिकल होगा मैग्नीट्यूड वाइज। तो अगर ये F1 हम गिन ले और ये F2 अगर हम मान लेते हैं तो F1 = मैग्नीट्यूड वाइज F2 तो सेम ही होगा। अब हम इसका अगर रिजल्टेंट कैलकुलेट करें FC, जो ऐसा होगा कुछ, तो ये क्या होगा, F1² प्लस F1² प्लस 2 F1² cos ऑफ 60 डिग्री। अब cos 60 क्या होता है, 1/2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, = क्या हो जाएगा, F1² प्लस F1² प्लस F1² क्या हो जाएगा, √3 F1, ठीक है। तो F1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, √3 k⁴ अपॉन a²। अब हम देख सकते हैं कि जो टेंशन है वो अलॉन्ग द स्ट्रिंग होगा, तो वो कुछ ऐसा बन रहा होगा। ये पॉइंट है P, यहाँ एक वर्टेक्स है और ये हमारा सेंट्रॉइड C है, तो टेंशन कुछ इस डायरेक्शन में होगा। और अब हम मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है, तो हमारे पास टेंशन के कंपोनेंट्स क्या बनेंगे, T cos थीटा जो वर्टिकल कंपोनेंट में होगा, और एक हो जाएगा हमारे पास T sin ऑफ थीटा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा। तो T cos थीटा को जो अपोज कर रहा होगा वो क्या होगा, mg होगा, और T sin थीटा को अपोज करने वाला हमारा FC होगा। अब हमें इससे क्या पता चलता है कि tan ऑफ थीटा अगर हम देखें तो वो क्या हो जाएगा, FC अपॉन mg हो जाएगा। अब tan ऑफ थीटा कैलकुलेट करने के लिए हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी, या तो यहाँ एक की दी हुई है कि अगर आपको tan ऑफ थीटा को अगर थोड़ा अज्यूम करना है तो हम कर सकते हैं।
तो tan ऑफ थीटा, तो L ग्रेटर देन A है, तो tan ऑफ थीटा के लिए हम लिख सकते हैं कि थीटा इज स्मॉल। तो हम गिन सकते हैं tan ऑफ थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा, और थीटा स्मॉल है तो इट इज अगेन इक्विवेलेंट टू साइन ऑफ थीटा। तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू FC अपॉन mg हो जाएगा। अब साइन ऑफ थीटा की वैल्यू तो हमें पता है, क्योंकि ये a/√3 है और ये डिस्टेंस कितना है, L है, तो ये a/√3 और ये L है, तो हमारा साइन थीटा क्या हो जाएगा, a/√3L इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। तो हम इससे फर्दर क्या लिख सकते हैं, a/√3L इज इक्वल टू FC की वैल्यू हमने लिखी है √3 के Q² अपॉन A², और यहाँ mg एज इट इज़। तो हमारे पास Q² क्या आ जाएगा, A³ mg अपॉन, इसको यहाँ ले गए 3KL। तो हमारे पास Q की वैल्यू क्या आ गई, A³ mg अपॉन 3KL होल रेज़ टू पावर 1/2। ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन।